मान लेते हैं कि दो एथलीट हैं, दोनों एथलीट सेम वर्कआउट कर रहे हैं सेम कोच के पास में, दोनों का इवेंट भी सेम है और दोनों वर्कआउट के टाइम पे भी बिल्कुल सेम एफर्ट लगाते हैं और दोनों एथलीट पूरे दिन भर में एग्जैक्ट सेम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं। सारी चीज़ें A to Z बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन एक चीज़ का डिफरेंस है। एथलीट ए वर्कआउट खत्म होने के तुरंत बाद प्रोटीन ले लेता है और एथलीट भी 2-3 घंटे के बाद प्रोटीन लेता है। तो इस केस में आपको क्या लगता है किस एथलीट की परफॉर्मेंस पे ज़्यादा इंपैक्ट आएगा, किसकी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आएगी? आप सबने अपने कोच या ट्रेनिंग पार्टनर से ये बात कभी ना कभी सुनी होगी कि अगर हम वर्कआउट होने के तुरंत बाद मतलब आधे घंटे के अंदर प्रोटीन ले लेते हैं तो उससे हमारी परफॉर्मेंस पे ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट आता है, रिकवरी ज़्यादा जल्दी बढ़ जाती है। वर्कआउट खत्म होते ही एक एनाबॉलिक विंडो चालू हो जाती है जिसमें हमें प्रोटीन की कोई भी चीज़ लेनी चाहिए अगर हमें रिकवरी को बूस्ट करना है। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे एथलीट्स को एक कन्फ्यूजन रहता है कि हमें प्रोटीन कब लेना चाहिए, सबसे सही टाइम कब है, रात में सोते टाइम, सुबह उठते टाइम, वर्कआउट से पहले या वर्कआउट के बाद। इन सब चीज़ों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे हम आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में जो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो मैं अपने मन से नहीं बताऊंगा, हम एक रिसर्च का रेफरेंस लेंगे। तो अभी हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं और ये वो रिसर्च है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो रिसर्च है ये अभी कुछ टाइम पहले ही पब्लिश हुई है, 23 मई 2024 को ये रिसर्च पब्लिश हुई थी। तो इस रिसर्च का टाइटल ही है कि टाइम मैटर करता है कि नहीं करता है। इस रिसर्च में ये देखेंगे कि कैसे दो अलग अलग टाइमिंग हमारे बॉडी की कंपोजिशन और मसल्स की परफॉर्मेंस और बायोकेमिकल मार्कर्स को अफेक्ट करेगा। और ये जो रिसर्च है ये मेल्स के ऊपर की गई है और वो भी कोई बिगिनर एथलीट्स नहीं थे, मतलब उनको भी ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है, उन्होंने अच्छे टाइम तक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करी होगी। अभी जो रिसर्च है इसमें 40 लड़कों को लिया गया था और जो 40 लड़कों को लिया था उनकी एज कितनी थी, 24 ± 4 ईयर्स, मतलब एवरेज एज 24 थी। लेकिन हो सकता है कि उसमें से कुछ लोग 28 साल के भी थे और कुछ एथलीट्स 20 साल के भी हो सकते हैं। अब ये 40 लोग उन्होंने ऐसे नहीं किया कि मतलब जाके कहीं से भी उठा के ले आए जैसे पुष्पा में हुआ था। इन्होंने वो 40 लोगों को कोई एक टेस्ट के जरिए सिलेक्ट किया था। अब किन 40 लोगों को सिलेक्ट किया था उसका क्राइटेरिया क्या है वो समझते हैं। तो इन्होंने उन 40 लोगों को सिलेक्ट किया जिन्होंने पिछले 1 साल तक ट्रेनिंग करी थी। मतलब अगर कोई भी ऐसा इंसान है जिसने पिछले 1 साल तक कोई ट्रेनिंग नहीं करी तो उनको ये लोग नहीं लेंगे। और वो जो पिछले 1 साल तक उन्होंने ट्रेनिंग करी है उसमें भी कम से कम 3 दिन उन्होंने वेट ट्रेनिंग करी होनी चाहिए। ये सबसे पहला क्राइटेरिया था। दूसरा क्राइटेरिया था कि जो भी वो एथलीट्स को उन्होंने लिया है उन्होंने किसी ने भी स्टेरॉइड या फिर कोई भी सप्लीमेंट नहीं लिया होगा पिछले 1 साल में। उनमें से किसी को भी कोई डिसऑर्डर या कोई भी बीमारी नहीं होगी, ना ही वो अल्कोहल कंज्यूम करते होंगे या फिर गुटखा सिगरेट ऐसा कुछ भी वो यूज़ नहीं करते हैं। और कम से कम वो 8 घंटे दिन में सोते थे और दिन का वो पर बॉडी वेट 2 ग्राम प्रोटीन से कम ले रहे थे। मतलब अगर कोई एथलीट 65 kg का है तो वो 130 ग्राम से कम प्रोटीन ले रहा था अपने दिन में। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे उन्होंने ये 40 एथलीट को सिलेक्ट किया। अभी 40 एथलीट्स को सिलेक्ट कर लिया है और इनके ऊपर अब रिसर्च करेंगे। अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें हमें स्टार्टिंग में क्या था और एंड में क्या था दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, तब जाके हम वो चीज़ कंपेयर कर पाएंगे। तो पहले दिन सभी एथलीट्स के हम टेस्ट करेंगे। उस टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट था बॉडी कंपोजिशन का टेस्ट। अब वो टेस्ट में सभी एथलीट्स को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आपको अच्छे से पानी पी के रखना है और रात भर आपको फास्ट रखना है, आपको रात में कुछ नहीं खाना है। और ये चीज़ फिर से जब रिसर्च खत्म होगी तब टेस्ट किया जाएगा। दोनों टेस्ट में ये चीज़ कंसिस्टेंट रहेगी कि रात भर कुछ नहीं खाना है। क्योंकि मान लो कि एक एथलीट है उसने पहले दिन का टेस्ट खाली पेट दिया, लेकिन जो लास्ट वाला टेस्ट है उस दिन उसने रात में अच्छा खासा पेट भर के खा लिया, तो अगले टेस्ट में तो उसका वजन बढ़ा हुआ दिखेगा और इसमें ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि इस एथलीट की मसल बढ़ गई होगी। तो ऐसा कुछ ना हो इसलिए दोनों टेस्ट में एथलीट्स को खाली पेट वो टेस्ट देना था और सभी एथलीट्स को एकदम सेम डाइट दी थी पिछले 24 घंटे तक। मतलब सबके पेट में सेम क्वांटिटी की चीज़ें जा रही थी। इसके साथ में सभी एथलीट्स को बोला था कि वो अपना ब्लैडर खाली करके जाए, मतलब सुसु करके जाना है, बॉडी में पानी नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ उन एथलीट्स को कैफीन, अल्कोहल या कोई भी ऐसी चीज़ लेने के लिए मना किया था जिसमें डायरेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। डायरेटिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जो लेने से हमारी बॉडी से वाटर लॉस होने लगता है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसको लेने के बाद सुसु आती है, जैसे कि अल्कोहल हो गया, ये लेने से बॉडी ज़बरदस्ती वाटर फ्लश आउट करती है। कॉफ़ी के साथ भी ये चीज़ होती है, ठीक है। तो डायरेटिक कोई भी वो चीज़ रहती है जो भी आपकी बॉडी में से वाटर फ्लश आउट कराती है, ठीक है। इसके बाद में जो एथलीट्स है उनका जो बॉडी वेट है वो मेजर किया गया, वो एक डिजिटल स्केल से मेजर किया गया था जो कि लंबार कोई कंपनी है शायद से उसने बनाया था चाइना में। और उनका जो वेट है वो नियरेस्ट 0.1 kg तक रिकॉर्ड किया था। हाइट मेजर करी थी, उसके लिए उन्होंने कौन सा इक्विपमेंट यूज़ किया वो भी लिखा हुआ है। तो मतलब आप देख सकते हो कि टेस्ट एकदम बारीक से बारीक चीज़ों को देख के बनाया गया है, मतलब कोई भी चीज़ छूट ना जाए, एकदम ध्यान से हर एक चीज़ को मेजर किया था। ये जो बॉडी कॉम्पोजिशन वाला टेस्ट है इससे ये पता चल जाता है कि जो एथलीट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है,
कितना मसल मास है, कितना फैट है, बॉडी में कितना परसेंटेज पानी होगा, ऐसे अलग अलग चीज़ें पता चल जाएंगी। इसके बाद में सभी एथलीट्स का मैक्सिमम स्ट्रेंथ का टेस्ट किया था। उसके लिए 2 एक्सरसाइज ली थी, लेग प्रेस और चेस्ट प्रेस। लेग प्रेस तो मशीन पे करा होगा, लेकिन चेस्ट प्रेस अब समझ नहीं पा रहे कि कैसा किया होगा, डंबल से करा है कि मशीन से करा है, वो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे रेफरेंस भी दिया है, तो अगर अपने को सही में जानना है कि मतलब वो कौन सा चेस्ट प्रेस है तो अपन वो खोल के देख सकते हैं। अभी उस चीज़ में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अभी ये सभी एथलीट्स का जो 1 रेप मैक्स टेस्ट किया है उसका ये लोग कैसे यूज़ करेंगे, वो उनकी ट्रेनिंग की इंटेंसिटी को डिसाइड करने में यूज़ करेंगे। कि अगर किसी ने 100 किलो से लेग प्रेस किया है तो उसके वर्कआउट में उसको 80 किलो से 3 रैप लगाने हैं, इस तरीके से उन्होंने डिसाइड किया होगा। हो सकता है कि किसी एथलीट ने 50 किलो से चेस्ट प्रेस किया तो उसके वर्कआउट में 40 केजी के रेपिटेशंस होंगे, तो वो इंटेंसिटी को डिसाइड करने के लिए भी उन्होंने ये टेस्ट किया है। अब जो ये स्ट्रेंथ का टेस्ट है, इससे पहले भी सबको कैफीन लेने के लिए मना किया था, और ये भी बढ़िया चीज़ है कि दोनों टेस्ट में स्टार्टिंग में और एंड में भी वो कैफीन नहीं लेंगे, क्योंकि मतलब हो सकता है कि कुछ एथलीट स्टार्टिंग में कैफीन ले लेंगे और लास्ट में कैफीन नहीं लेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। तो ऐसे कोई डेटा में मिसमैच ना हो, तो इसलिए कंसिस्टेंसी रखने के लिए सेम चीज़ें करेंगे स्टार्टिंग में भी और एंड में भी। इसके बाद में मस्कुलर एंड्योरेंस का टेस्ट किया था, उसमें भी उन्होंने सेम एक्सरसाइज करी है, अलग एक्सरसाइज चेंज नहीं करी है। लेग प्रेस करेंगे और चेस्ट प्रेस करेंगे, और दोनों एक्सरसाइजेज में जो 1 रेप मैक्स था उसका 75% वेट यूज़ करेंगे, और उस वेट से मैक्सिमम रेप्स करनी है टेक्निकल फेलियर तक। अब टेक्निकल फेलियर क्या होता है, उसमें मतलब अगर टेक्निक एथलीट की खराब होने लगेगी तो उसके बाद अपन रेप काउंट नहीं करेंगे। मतलब लेग प्रेस कर रहा है एथलीट, जिस पॉइंट पे उसकी टेक्निक खराब होने लग गई उसके बाद काउंट नहीं करेंगे। भले उसके अंदर जान बची, वो बोल रहा नहीं मैं तो और कर लूँगा, 4-5 और काउंट कर लो, वो चीज़ हम नहीं करेंगे। अगर टेक्निक खराब हो गई तो बस खत्म, ठीक है। तो अपने लिए ये 3 टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉडी कॉम्पोजिशन, मैक्सिमम स्ट्रेंथ और मस्कुलर एंड्योरेंस। इसके बाद उन्होंने कुछ अलग अलग टेस्ट भी करे थे, जैसे ब्लड टेस्ट किया था, कुछ परफॉर्मेंस टेस्टिंग करी थी, तो उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। मोटी मोटी चीज़ें हमने देख ली हैं। अभी टेस्ट होने के बाद उनके 8 हफ्ते की ट्रेनिंग चली थी। जो पार्टिसिपेंट थे उनके 2 अलग अलग ग्रुप बना दिए। पहला ग्रुप वो था जो हफ्ते में 20 से कम सेट्स करता था कोई भी एक मसल ग्रुप के लिए, और जो दूसरा ग्रुप था वो 20 से ज़्यादा सेट्स करते थे एक हफ्ते में। तो जो 20 से ज़्यादा सेट्स करते थे उनके हफ्ते में 5 जिम के सेशन रखे, और जो 20 से कम सेट्स करते थे उनके 4 सेशन रखे। और ये सही है, क्योंकि मतलब अलग अलग एथलीट्स है तो सबका अलग अलग ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस होगा। ऐसा कर नहीं सकते कि सबसे कि हाँ ज़बरदस्ती सब लोग ज़्यादा वर्कआउट करो, क्योंकि अगर ये चीज़ करेंगे तो जिन एथलीट्स को कम ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस था, ज़्यादा वर्कआउट उन्होंने नहीं किया था, तो उनके रिजल्ट्स ज़्यादा आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब इनके वर्कआउट में क्या था, जिनके 4 सेशन है उनके 2 अपर बॉडी 2 लोअर बॉडी के वर्कआउट थे, और जिनके 5 सेशन थे उनके 3 अपर बॉडी के और 2 लोअर बॉडी के वर्कआउट थे। और अगर कोई एथलीट कोई भी सेशन को मिस करता है तो उसका एक मेकअप सेशन कर लेते थे उसी हफ्ते। मतलब ऐसे नहीं है कि उनकी मर्जी चल रही कि आज हमें वर्कआउट नहीं करना, आज कर लेंगे। सबको 4 दिन करना ही करना था। अगर छूट जाता है तो वो शाम को, अगले दिन, 2 दिन बाद कभी ना कभी करा ही लेते थे। अब वो सब एथलीट्स को डाइट का लॉग भी दिया था कि आप क्या क्या खा रहे हो, कब कब खा रहे हो, वो चीज़ें भी आपको बतानी है। और मेन ट्विस्ट यहाँ पे है, अब टेस्ट सबका हो गया, वर्कआउट सबका डिज़ाइन हो गया है, सब चीज़ें सेम है। डाइट में उन्होंने एक मेजर चेंज किया है, 2 ग्रुप बना दिए 20-20 एथलीट के। जो एक ग्रुप है उसको बोला है कि तुम वर्कआउट करने के तुरंत बाद प्रोटीन लोगे, और वहीं पे जो दूसरा ग्रुप था उसको बोला कि तुम वर्कआउट करने के 3 घंटे बाद प्रोटीन लोगे। उसके बीच में आपको कोई भी प्रोटीन वाली चीज़ नहीं लेनी है। अब 8 हफ्तों तक सभी एथलीट ने ऐसे ट्रेनिंग किया, सभी एथलीट ने अपना डाइट का लॉग भी बनाया, और फिर जब ये 8 हफ्ते खत्म हो गए तब फिर से एथलीट्स का सेम वही टेस्ट किया गया। अब आपको क्या लगता है कौन से ग्रुप को ज़्यादा बेनिफिट मिले होंगे? जब रिजल्ट आए तो हमें ये पता चला कि दोनों ग्रुप के स्ट्रेंथ लेवल्स बढ़े हैं, दोनों ग्रुप का बॉडी कॉम्पोजिशन इंप्रूव हुआ है, एंड्योरेंस भी थोड़ी बहुत बढ़ी है, लेकिन दोनों ग्रुप का जो इंप्रूवमेंट है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यानी कि हम प्रोटीन किस टाइम पे लेते हैं उस चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम कितनी क्वांटिटी में प्रोटीन लेते हैं वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अब बोलने में तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ वर्कआउट के बाद प्रोटीन लिया ज़्यादा अच्छी रिकवरी होती है, और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि नहीं फ़र्क नहीं पड़ता, दिन में कभी भी प्रोटीन ले लो चलेगा, दिन का प्रोटीन का गोल पूरा होना चाहिए। अब जब लोग ऐसी बातें बोलते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हाँ किसकी बात का विश्वास करें, लेकिन जो ये रिसर्च है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक बंदा बोल रहा है कि हाँ तुम मेरी बात सुनो। यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है कि अपन ने 40 लोगों को इकट्ठा किया, सबके अलग अलग टेस्ट करे, सबको सेम कंडीशन में रखा, और फिर जो आउटकम आया उसके बेसिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो कोई अंतर देख नहीं रहा है। वर्कआउट करने के बाद एक एनाबॉलिक विंडो रहती है, जिसमें मतलब अगर हम प्रोटीन लेंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन जो वो विंडो है वो काफ़ी ज़्यादा नैरो नहीं है। मतलब ऐसे नहीं कि अगर आपका 9 बजे वर्कआउट खत्म हुआ
तो 9:30 बजे डॉट वो विंडो ख़त्म हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो विंडो थोड़ी लंबी है। एग्जैक्टली कितनी लंबी होगी वो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ इतनी लंबी ज़रूर है कि वो आपका पूरा दिन उसमें ख़त्म हो जाएगा। और इस चीज़ का आप एक ये लॉजिक भी समझ सकते हो कि जब हम वर्कआउट कर रहे हैं तो हमारी मसल में क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है। अगर हमारी मसल डैमेज हो रही है तो उसमें प्रोटीन आएगा, तब उससे हमारी मसल रिकवर्ड हो जाएगी। एक एग्जांपल देखो, मान लो कोई एक गांव है और उस गांव का जो रोड है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, एकदम टूटा फूटा हुआ है, सेम हमारी मसल की तरह जो वर्कआउट के बाद होता है। अब जो उस गांव की पंचायत है वो वेट कर रही है कि गवर्नमेंट से थोड़ा फंड आएगा तो हम ये रोड को सही कर लेंगे। सेम वैसे ही जैसे हमारी मसल प्रोटीन का इंतजार करती है। अगर रोड अभी अभी कुछ टाइम पहले ही इसी साल बारिश में टूटा है तो गांव वाले 2-3 महीने तक वेट करेंगे। लेकिन अगर जो फंडिंग है वो 6-7 महीने बाद आती है तो गांव वाले ये थोड़ी बोलेंगे कि हमें तब ज़रूरत थी, तब आया नहीं, अब दे रहे हो, अब हमें नहीं चाहिए। ऐसा होगा नहीं। वो तो ऐसा है कि जब मदद आई तब हमने ले ली। सेम वैसे ही हमारी मसल के साथ है। आधे घंटे में प्रोटीन नहीं लोगे तो तुम्हारी मसल नाराज़ नहीं हो जाएगी कि नहीं अभी आधे घंटे में हमें मिला ही नहीं प्रोटीन, अब तुम चाहे कितना ही प्रोटीन दे दो हम नहीं लेंगे। ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो पूरा दिन है उस दिन के अंदर प्रोटीन पूरा हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब 2-3 दिन तक प्रोटीन नहीं ले रहे हो कि हमने हाँ मंडे को वर्कआउट किया था तो संडे तक का टाइम है प्रोटीन पूरा करने का। ऐसा नहीं है। कोशिश करो कि दिन भर का जो गोल है वो पूरा हो जाए। बाकी मेरे हिसाब से इसमें एक चीज़ डिस्कस नहीं करी है, वो है स्लीप के साथ क्या रिलेशन रहेगा। क्योंकि जो मसल रीबिल्ड वाला प्रोसेस रहता है वो तब होता है जब हम सो जाते हैं। तो मान लो कि एक एथलीट ने सुबह 9 बजे वर्कआउट कर लिया, अब वो पूरे दिन भर प्रोटीन ले सकता है अगर वो रात में सोएगा। तो मतलब दिन भर उसने प्रोटीन लिया, रात में जब वो सो गया तब वो प्रोटीन उसकी बॉडी में यूटिलाइज होने लग जाएगा, मसल रीबिल्ड होगी। लेकिन अगर एथलीट दिन में सो रहा है तो उस केस में क्या होगा? क्या उस केस में सोने से पहले प्रोटीन ले लेना ज़्यादा बेटर रहेगा? अगर ये चीज़ भी डिस्कस हुई होती इस रिसर्च में तो ज़्यादा अच्छा रहता, हमें प्रोटीन और स्लीप के बीच का रिलेशन भी समझ आ जाता। बाकी अगर आप चाहते हो कि ऐसी और रिसर्च ब्रेकडाउन वाली वीडियोस बनाएं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और आपके ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।